सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। मैंने तुमको जूल थॉम्सन गुणांक ज्ञात करवा दिया था। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था कि जो प्रावस्थाओं में संतुलन, कल भी टॉपिक मैंने बता दिया था और थोड़ा बहुत मैंने तुमको पिछली वीडियो में बता दिया था कि प्रावस्थाओं में संतुलन कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर? प्रावस्थाओं संतुलन में मैंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। इनमें से किन्हीं दो प्रावस्थाओं में संतुलन अपन जो ज्ञात करेंगे, किन्हीं दो प्रावस्थाओं में संतुलन स्थापित करेंगे। और उनके लिए मैंने तुमको बताया था कि अपन 4 चीज़ें लेते हैं। क्या लेते हैं? 4 चीज़ें। एक तो होता है अपने पास G, एक होता है E, एक होता है S और एक होता है T। क्लियर? जहाँ पर अपने पास G क्या होता है अपने पास? गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन, गिब्स ऊर्जा। E क्या होता है अपने पास? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। और S क्या होता है वहाँ पर? एंट्रोपी, एंट्रोपी। और T क्या होता है अपने पास वहाँ पर? ताप। अब अपन जब किन्हीं दो प्रावस्थाओं में जब संतुलन ज्ञात करते हैं तो वहाँ पर अपन गिब्स ऊर्जा का कोई जिक्र नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या लेते हैं अपन? V। क्या लेते हैं? V। और V क्या होता है अपने पास? आयतन। क्या होता है? आयतन। इन चारों चीज़ों को अपन लेकर किन्हीं दो प्रावस्थाओं में क्या करेंगे? संतुलन स्थापित करेंगे। क्या बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन किन्हीं दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन जब स्थापित करना होता है तो अपन 4 चीज़ें लेके चलते हैं, V, E, S, T। V क्या होता है अपने पास? आयतन। E क्या होता है अपने पास? आंतरिक ऊर्जा। और S क्या होती है अपने पास वहाँ पर? एंट्रोपी। और T क्या होता है वहाँ पर? ताप। क्लियर सभी को? चलिए अब इसको देखें और हेडिंग डालिए प्रावस्थाओं में संतुलन। प्रावस्थाओं में संतुलन हेडिंग डाल लीजिए। प्रावस्थाओं में संतुलन, प्रावस्थाओं में संतुलन। लिखिए पदार्थ की, ऐसे लिखना है, प्रत्येक पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव व गैस होती हैं। किन्हीं दो प्रावस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। किन्हीं दो प्रावस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। या ऐसे लिख लीजिए, इन दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन। ऐसे लिख लीजिए, दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए किन्हीं दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए हम निम्न चित्रानुसार किसी ऊष्मा भंडार के संपर्क में स्थित एक
स्थित एक ही पदार्थ कोष्ठक में लिख लेना निकाय, एक ही पदार्थ या निकाय की दो प्रावस्थाओं के बारे में विचार करते हैं, के बारे में विचार करते हैं। इसके लिए एक फिगर बना लो। इसमें लिख देना ऊष्मा भंडार, दूसरा लिख देना ताप और तीसरा लिख देना माध्य दाब। ऊष्मा भंडार को अपन किससे डिनोट करते हैं? A डैश, ताप को T डैश और माध्य दाब को P डैश। और प्रावस्था ले लेते हैं 1 और 2, ये होती हैं अपने पास प्रावस्था। और ये अपने पास क्या लगी होती है? पिस्टन। क्या लगी होती है? पिस्टन। बना लीजिए जल्दी। वही बताई हैं कि मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक पदार्थ जब अपन प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन स्थापित करेंगे तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं। लेकिन अपन किन्हीं भी 2 प्रावस्थाओं के मध्य क्या करते हैं? संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करने के लिए अपन उसको एक ऊष्मा भंडार या निकाय के संपर्क में लाते हैं। तब हम 2 प्रावस्थाओं के बारे में क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं या विचार करते हैं, जिसमें एक ऊष्मा भंडार होता है, प्लस में ताप होता है और तीसरा क्या होता है अपने पास? माध्य दाब। ऊष्मा भंडार को अपन किससे डिनोट करते हैं? A डैश से, और जो अपने पास ताप होता है उसको T डैश और माध्य दाब होता है उसको P डैश। फिर उसके संपर्क में एक पिस्टन लगी होती है और पिस्टन लगने के पश्चात अपन 2 प्रावस्थाएं लेते हैं, प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड। क्लियर सभी को? चल इसके नीचे लिखिए इस निकाय की साम्य अवस्था के लिए गिब्स ऊर्जा फलन का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो G बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? E माइनस T डैश S प्लस P डैश B बराबर न्यूनतम। इसका समीकरण नंबर 1। क्योंकि मैंने तुमको पहले भी मैक्सवेल के समीकरणों में बताया था कि G बराबर क्या होता है? E माइनस TS। तो उसको जब अपन ने TDS किया था और TDS करने के बाद उसका जब अपन ने परिवर्तन किया था तो TDS कर दिया तो एक STT कर दिया था। करा नहीं करा था? तो अब मैंने क्या किया कि इस निकाय के लिए क्या होना चाहिए? जो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन है उसका मान कैसा होना चाहिए? न्यूनतम। तो G बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस T डैश S, क्योंकि मैंने ताप किससे डिनोट किया है? T डैश से। किया है नहीं किया? और माध्य दाब को किससे किया है? P डैश से। क्लियर? तो अपने पास G बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस T डैश S प्लस P डैश P। इनका मान कैसा होना चाहिए? गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन का न्यूनतम होना चाहिए। क्लियर सभी को? चलिए उतारिए जल्दी। उतार लिया होगा। चलिए देखिए, जहां
GES व V, GES और V दोनों प्रावस्थाओं एक व दो के संयुक्त निकाय की संयुक्त निकाय की गिब्स G क्या होती है? गिब्स ऊर्जा फलन कॉमा E क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा फलन कॉमा S क्या होता है अपने पास? एंट्रोपी तथा आयतन है। GES व V दोनों प्रावस्थाओं फर्स्ट एंड सेकंड के संयुक्त निकाय की गिब्स ऊर्जा फलन, आंतरिक ऊर्जा फलन, एंट्रोपी तथा आयतन है। अतः तो G बराबर किसके हो जाएगा बताइए? G किसके हो जाएगा? अरे गिब्स ऊर्जा फलन जो संयुक्त निकाय है वो गिब्स ऊर्जा फलन है कितना है? G। तो G है तो इसकी दोनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? G1 और G2 हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी? क्योंकि अपन ने जब अपने इस निकाय के लिए अपन ने किया क्या है? दोनों प्रावस्थाएं ली हैं फर्स्ट एंड सेकंड। किसके लिए? गिब्स ऊर्जा फलन के लिए भी, आंतरिक ऊर्जा फलन के लिए भी, एंट्रोपी के लिए भी और आयतन के लिए भी। इन चारों के लिए अपन ने कितनी प्रावस्थाएं ली हैं? और दोनों ही प्रावस्थाओं में अपन क्या कर रहे हैं? संतुलन स्थापित कर रहे हैं। तो अब जो गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन है उसकी दोनों प्रावस्थाएं कौन सी हो जाएंगी? G1 और G2। तो नीचे लिख देना अतः G बराबर कितना हो जाएगा? G1 प्लस G2। इसी प्रकार E बराबर कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। S बराबर कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2। और V बराबर कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2। इन चारों का इक्वेशन नंबर सेकंड। नीचे लिखिए यदि निकाय में अवस्था या प्रावस्था एक व प्रावस्था दो में प्रावस्था दो में पदार्थ के अणुओं की संख्या N1 व N2 है। N1 व N2 तथा प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन G1 व G2 हैं तो G1 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? N1 G1 व G2 का मान किसके हो जाएगा? N2 G2। G1 बराबर N1 G1 व G2 का मान कितना हो जाएगा? N2 G2। तो अपने पास दिस इंप्लाइज दैट G बराबर कितना हो गया? N1 G1 प्लस N2 G2। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्यों? क्योंकि देखिए निकाय में प्रावस्था फर्स्ट में प्रावस्था सेकंड पदार्थ के अणुओं की संख्या कितनी है? N1 N2 और प्रति अणु गिब्स ऊर्जा फलन। तो गिब्स ऊर्जा फलन के लिए जब अपन ने मान निकाला तो G बराबर कितना आया था? G1 प्लस G2 आया था, नहीं आया था? तो जब अपन इसके लिए प्रावस्था फर्स्ट के लिए जब G1 निकालेंगे तो कितना है? उसमें अणुओं की संख्या कितनी है? N1 और गिब्स ऊर्जा फलन के मान कितना है? G1। तो जब अपन G1 का मान निकालेंगे तो N1 कितना हो जाएगा? G1 और G2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? N2 G2। तो आते हैं जब G का मान निकालेंगे यहाँ से तो G1 प्लस क्या है? G2। तो G बराबर G1 का मान कितना है? N1 G1 प्लस G2 का मान कितना है? N2 G2।
क्लियर सभी को? चल नीचे लिखिए यदि 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 दोनों प्रावस्थाओं में अणुओं की संख्या या अणुओं की कुल संख्या नियत है तो उसका मान कितना के बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो n बराबर कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2 और किसके बराबर हो जाएगा इसका मान? नियत। भाई अणुओं की कुल संख्या किसके बराबर है? नियत। तो जब अणुओं की संख्या निकालेंगे अपन n बराबर तो कितना हो जाएगा? n1 प्लस n2 और इन पूरे का मान किसके बराबर है? नियत के बराबर। तो नीचे लिख देना जब इसमें से जब अपन परिवर्तन करेंगे तो डेल n बराबर कितना हो जाएगा? डेल n1 प्लस डेल n2। तो अपने पास डेल n2 का मान कितना आ गया यहाँ से? बराबर माइनस कितना आ जाएगा? डेल n1। इक्वेशन नंबर कितनी है अपनी ये? इसकी तो इक्वेशन नंबर 3 डाल लेना, इसकी और इसकी 4 और इसकी डाल लेना 5। उतारे जल्दी उतारे। उतार लिया? चलिए मिटा दूं सबको। अब देखिए जब अपन दोनों प्रावस्थाओं के मध्य जब संतुलन स्थापित करते हैं तो जी का मान कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम। तो नीचे लिख दीजिए अब दोनों प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए जी का मान मिनिमम होता है। जी का मान मिनिमम होता है या होना चाहिए। तो अपने पास तो कितना आ जाएगा? डेल जी लेस देन इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 6 डेल जी लेस देन इक्वल टू 0। तो नीचे लिखिए समीकरण 4 पर प्रतिबंध समीकरण 6 को लगाने पर तो अपने पास कितना आ जाएगा? जी बराबर कितना था? n1 g1 प्लस n2 g2। तो अपने पास कितना आ जाएगा बताइए? डेल जी का मान डेल जी बराबर कितना आ जाएगा? g1 डेल n1 प्लस g2 डेल n2। तो अपने पास कितना आ जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट g1 डेल n1 प्लस g2 डेल n2 इक्वल टू कितना है अपने पास? ये 0 का मान, ये 0 नियत चलता ही रहा है तो 0। तो अपने पास नीचे इसका इक्वेशन नंबर 7 डाल देना। इक्वेशन नंबर 7 तो नीचे लिखिए समीकरण 5 व 7 से। तो समीकरण 5 व 7 से कितना आ जाएगा? g1 डेल n1
माइनस, क्योंकि देखिए G1 डेल N1 है और अपन ने जब समीकरण है उसमें 5 में डेल N2 का मान निकाला था, नहीं निकाला था? निकाला था ना। किसके बराबर था डेल N2 का मान? माइनस डेल N1 के। तो माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा बताइए? G2 डेल N1 क्लियर बराबर 0। तो अपने पास इसमें से अपन कॉमन ले लिया डेल N1, तो कितना रह गया? G1 माइनस G2, G1 माइनस G2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 8 नीचे लिखिए समीकरण 8 के संतुष्ट होने के लिए G1 माइनस G2 बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो अपने पास कितना आ जाएगा? G1 बराबर G2 होना आवश्यक है। बता रहे हैं तो देखिए एक बार सुनिए, शुरू से सुन लीजिए कि अपन ने जब प्रावस्थाओं में संतुलन ज्ञात किया था तो पदार्थ की अपन ने 3 अवस्थाएं ली थी, ठोस, द्रव और गैस। उन दोनों प्रावस्थाओं में जब अपन ने संतुलन प्रतिबंध ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था? दोनों प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया था। उनमें से अपन ने 4 वो फलन लिए थे। एक तो ली थी गिब्स ऊर्जा फलन और एक लिया था अपन आंतरिक ऊर्जा फलन, एक क्या ली थी अपन एंट्रोपी और एक लिया था आयतन। अब इन सब के लिए जो अपने पास मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? G बराबर E माइनस टी डैश एस प्लस टी डैश वी। क्लियर? अब देखिए और जो G का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? न्यूनतम। तो E बराबर क्या, ओ G बराबर कितना हो जाएगा? E माइनस टी डैश एस प्लस पी डैश वी बराबर क्या होना चाहिए? न्यूनतम। क्लियर सभी को? फिर मैंने क्या लिया था कि प्रावस्था फर्स्ट और प्रावस्था सेकंड के लिए जो अपन ने 4 फलन लिए थे, कितने लिए थे? 4 फलन। तो 4 फलनों के लिए भी कितनी अप्रावस्थाएं होंगी? 2 होंगी, नहीं होंगी? तो G के लिए दोनों प्रावस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? G1 और G2। E के लिए कितनी हो जाएंगी? E1 E2। V के लिए कितनी हो जाएंगी? V1 V2। और S के लिए क्या हो जाएंगे? S1 और S2। क्यों? क्योंकि 2 ही तो प्रावस्था लेके चल रहे हैं। तो G बराबर क्या हो गया था अपने पास? G1 प्लस G2। S बराबर S1 प्लस S2। E बराबर कितना हो गया था? E1 प्लस E2। और V बराबर कितना हो गया था? V1 प्लस V2। क्लियर सभी को? यहाँ तक था। फिर उसके बाद अपन ने क्या लिया था? दोनों प्रावस्थाओं के लिए क्या लिया था अपने? जो गिब्स ऊर्जा फलन है वो उसके लिए अपन ने प्रति अणु को ज्ञात किए थे। क्या ज्ञात किए थे? अणुओं की संख्या। और अणुओं की संख्या उसने क्या दे रखी थी? जो अपने पास N1 और N2। क्लियर सभी को? तो वहां पर G का मान कितना हो गया था प्रावस्था फर्स्ट के लिए? N1 G1। और प्रावस्था सेकंड के लिए कितना हो गया था? N2 G2। क्लियर यहाँ तक सभी को? फिर मैंने क्या किया था? जो अपने पास कुल अणुओं की संख्या होती है वो ज्ञात की थी। कुल अणुओं की संख्या कितनी होती है? N बराबर कितनी होती है? N1 प्लस N2। जब इनमें अपन परिवर्तन ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? डेल N बराबर डेल N1 प्लस डेल N2। अब यहाँ से जब मैंने डेल N2 का मान निकाला था तो डेल N2 बराबर किसका आया था? माइनस डेल N1 के। और इनका मान कैसा होना चाहिए? नियत। कैसा होना चाहिए? नियत। क्लियर सभी को? अब देखिए जब मैंने तुमको दोनों प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन स्थापित किया था तो दोनों प्रावस्थाओं के संतुलन के लिए जो G का मान है वो कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। क्लियर सभी को? तो डेल G लेस देन इक्वल टू क्या हो गया था? 0। अब डेल G जब लेस देन इक्वल टू 0 है तो अपन समीकरण 4 जो प्रतिबंध है वो समीकरण किस पे लगा देते? 6 पे। तो समीकरण 4 का जो 6 पे लगाया है तो वो क्या है? G बराबर N1 G1 प्लस N2 G2। अब वहां पर मैंने N1 का और N2 का मान निकाला था तो डेल G बराबर N1 का मान कितना परिवर्तन किया था उसमें? डेल N1। और N2 में कितना किया था? डेल N2। क्लियर? तो अपने पास G1 डेल N1 प्लस G2 डेल N2 बराबर कितना आ गया? 0। अब अपन ने समीकरण 5 और 7 लिया। समीकरण 5 में क्या था कि जो डेल N2 का मान था वो किसके बराबर था? माइनस डेल N1 के। तो कितना हो गया? G1 डेल N1 माइनस G2 डेल N2। इसमें से डेल N1 कॉमन ले लिया तो G1 माइनस G2 बराबर 0। तो जब समीकरण 8 को संतुष्ट होने के लिए G1 माइनस G2 क्या होना चाहिए? 0। तो G1 बराबर किसके आ गया? 0। ये दोनों प्रावस्थाओं के मध्य क्या हो गया? संतुलन प्रतिबंध ज्ञात हो। क्लियर सभी को यहाँ तक? चल इसके तो थोड़ा सा नीचे लिखिए, नीचे लिख देना यही दोनों प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन प्रतिबंध है।
ये मिटा दूं, चलिए। नीचे लिख देना, यही कौन सा G1 बराबर G2, यही दोनों प्रावस्थाओं के मध्य, यही दोनों प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन प्रतिबंध है, संतुलन प्रतिबंध है। यही दोनों प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन प्रतिबंध है। जो अपने पास G1 बराबर G2 आया था ना, वो उसके नीचे लिखना है। लिखिए, अब यदि किसी पदार्थ के लिए, अब यदि किसी पदार्थ के लिए, यदि किसी पदार्थ के लिए ताप व दाब के मध्य आरेख इस समय खींचा जाए, इस समय खींचा जाए जब उसकी किन्हीं दो अवस्थाओं, खींचा जाए जब उसकी किन्हीं दो अवस्थाओं, जब उसकी किन्हीं दो अवस्थाओं के लिए G1 व G2 के मान समान हों। तो यह आरेख उन दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन वक्र कहलाता है, जो निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित है। आरेख बना लेना इसके लिए। इधर तो दाब, इधर क्या है, ताप। ये होता है अपने पास A B C और D, A B C D। तो इनके मान किसके बराबर होना चाहिए? G1 का मान किसके बराबर होना चाहिए? G2 के लिए। और G1 क्या होना चाहिए? लेस देन G2। और इधर से क्या होना चाहिए? G1 ग्रेटर देन G2। ये तो क्या होती है अपने पास? प्रावस्था फर्स्ट। और ये क्या होती है अपने पास? प्रावस्था सेकंड। बना लीजिए। क्लियर? चल, अब इन दोनों के मध्य P और T के मध्य जब अपन ग्राफ खींचते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? संतुलन वक्र बोलते हैं। और उसके लिए जो G1 का मान होना चाहिए वो G2 के मान के क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो प्रावस्था फर्स्ट में G1 लेस देन क्या होना चाहिए? G2, कि G2 का मान G1 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा। और प्रावस्था सेकंड में क्या है कि G1 का मान है वो G2 से क्या है? ज़्यादा। क्लियर? तो G1 और G2 का मान कैसा हो गया? समान।
तो प्रावस्था फर्स्ट एंड प्रावस्था सेकंड वो ABCD। क्लियर सभी को? चल इसको एक बार अपने पढ़ लेना और एक बार अपने हाथों से निकाल।